एक तरफ हल्द्वानी दंगे की आग में झुलस रहा था। पुलिस और दंगाइयों के बीच झड़प जारी थी। कई लोगों की जान जा चुकी थी। कुछ लाशें तो अब भी सड़क पर पड़ी थी। और इसी माहौल में पुलिस को एक और लाश मिलती है। लगता है कि यह भी दंगाइयों का शिकार हुआ है। लेकिन जब लाश की तफ्तीश होती है तब फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस को यकीन ही नहीं होता कि ऐसे माहौल में भी कोई ऐसी साजिश रच सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को दंगे की आंच धधक रही थी। शहर के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ लोग हिंसा पर उतारू थे। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलीबारी, पत्थरबाजी, चीख पुकार और सायरन की आवाज से बेचैन होने लगा। मगर जब हिंसा थमी तो इलाके से एक एक कर कई लाशें बरामद हुई। वहीं कई लोग बेहद जख्मी हालत में मिले। मगर इन्हीं लाशों और जख्मी लोगों के बीच एक लाश शहर के इंदिरा नगर रेलवे फाटक के पास पड़ी मिली। मरने वाला एक नौजवान था जिसका पूरा का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। जाहिर है पहली नजर में जिसने भी इस लाश को देखा उसने इस नौजवान को दंगे का शिकार समझा। खबर मिलते ही इलाके की पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची। उसने लाश का मुआयना किया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। इसी बीच पुलिस ने लाश के कपड़ों की तलाशी ली ताकि उसके आई कार्ड या ऐसी ही किसी दूसरी चीज से उसकी पहचान पता चल सके। पता चला कि मरने वाले नौजवान का नाम प्रकाश कुमार सिंह है, जो बिहार के आरा जिले का रहने वाला था। लेकिन इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने मामले को बिल्कुल ही एक नया मोड़ दे दिया। पहली बात तो पुलिस को यही पता चली कि उसकी मौत पुलिस की फायरिंग में नहीं हुई। उसके जिस्म पर जो गोली के निशान थे या फिर मौका वारदात से पुलिस ने जो कारतूस और उसके खोखे बरामद किए वो सरकारी असलहों के नहीं थे। यानी ये लग रहा था कि शायद प्रकाश दंगाइयों का ही शिकार बन गया। मगर दूसरी बात ये पता चली कि कातिलों ने प्रकाश को बिल्कुल करीब से कोई एक नहीं, यानी उसे टारगेट कर पूरी प्लानिंग के साथ उसकी जान ली। यानी तीसरी बात यह साफ हुई, रेंज से इस लड़के को गोलियों का निशाना बनाया गया। उसके पीछे कोई पर्सनल एनिमिटी यानी जाती दुश्मनी वाली बात ही हो सकती थी। उसके कत्ल के इस तरीके को देखकर ही यह साफ था कि उसकी मौत शहर में भड़के दंगे का अंजाम नहीं है। मगर जिस तरह से उसकी हत्या को ऐन दंगों के बीच अंजाम दिया गया और जिस तरह उसकी लाश शहर के बीचों बीच दंगा प्रभावित इलाके में फेंकी गई, उससे यह साफ था कि कातिल जो भी था वो बेहद शातिर था और वो प्रकाश की हत्या को दंगे में हुई मौत दिखाना चाहता था। कुछ इसीलिए भी पुलिस को इस वारदात की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी था। अब पुलिस ने सबसे पहले प्रकाश के मोबाइल फोन और खासकर उसके सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड की छानबीन शुरू की। इस कोशिश में पुलिस को यह पता चला कि प्रकाश अपने मोबाइल से किसी लोकल नंबर पर बात कर रहा था और वो उत्तराखंड के सितारगंज से ऐन दंगे वाले रोज यानी 8 फरवरी को ही हल्द्वानी पहुंचा था। और बस मोबाइल फोन पर हुई इसी बातचीत के सिरे को पकड़कर पुलिस ने जब इस केस से पर्दा हटाया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आ गई। पता चला कि बिहार का रहने वाला प्रकाश सितारगंज में सूरज नाम के एक नौजवान का दोस्त था और कभी कभार उससे मिलने उसके घर जाया करता था। उत्तराखंड के एक पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र का भी सितारगंज में सूरज के घर आना जाना था और यहीं प्रकाश की वीरेंद्र और उसकी पत्नी से मुलाकात हुई। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ तब आया जब मिलने मिलाने के दौरान वीरेंद्र की पत्नी प्रियंका और प्रकाश एक दूसरे के करीब आ गए। जब तक प्रकाश और प्रियंका का रिलेशन लोगों की नजरों से बचा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश के मन में लालच आ गया। उसने चोरी से प्रियंका के साथ अपनी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और वीडियोज शूट कर लिए। इसके बाद प्रकाश ने प्रियंका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
हार कर एक वक्त ऐसा आया जब प्रियंका ने ये बात अपने पति वीरेंद्र को बता दी और तब वीरेंद्र ने अपने साले और दोस्तों के साथ मिलकर प्रकाश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर दिया। ये अभियुक्त मृतक है, इसका और जो पुलिस के सिपाही है जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के संबंध होने के कारण और मृतक द्वारा जो सिपाही है उसकी पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में वो उससे नाराज था। वीरेंद्र अब प्रकाश की जान लेने की पूरी प्लानिंग कर चुका था और इसके लिए 8 फरवरी का दिन चुना, क्योंकि इस रोज हल्द्वानी दंगे की आग में झुलस रहा था और उसे पूरा यकीन था कि प्रकाश की मौत भी दंगों में मारे गए लोगों की मौत में शामिल हो जाएगी और किसी को उसकी साजिश का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ पहले उसने अपनी पत्नी प्रियंका से ही प्रकाश को फोन करवाया। प्रियंका ने उसे बातों में फंसाकर अपने पास हल्द्वानी बुलाया। यहाँ सभी ने मिलकर प्रकाश को अपने मोबाइल फोन से वो वीडियोस और तस्वीरें डिलीट करने को कहा, लेकिन बुरी तरह घिर जाने के बावजूद प्रकाश बहाने बना रहा था और तब वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने प्रकाश को मारने की प्लानिंग पर आखिरी फैसला किया। वो अब प्रकाश को बहाने से बनभूलपुरा के ही इंदिरा नगर रेलवे फाटक के पास आंवला गेट गोला बाईपास लेकर गए और वहां मौका देखकर शाम के अंधेरे में गोलियां मार दी और इस तरह उसकी जान लेकर लाश वहीं फेंककर सारे के सारे कातिल फरार हो गए। ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पे इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। बनभूलपुरा के एसओ नीरज भाकुनी की अगुवाई में अब पुलिस केस के हर एक पहलू को खंगाल रही थी। मोबाइल पर हुई बातचीत की कड़ियां जोड़ती हुई अब पुलिस पूरी की पूरी कहानी का पता कर चुकी थी। इसी के साथ पुलिस ने एक एक कर वीरेंद्र समेत इस कत्ल में शामिल 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक बेहद खास बात यह है कि वीरेंद्र की पत्नी यानी जिस प्रियंका के चलते ये पूरी की पूरी वारदात हुई वही अब हल्द्वानी पुलिस की रडार से बाहर जा चुकी है, यानी वो फरार है और पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। कत्ल की इस वारदात के महज हफ्ते भर के अंदर पुलिस ने इसका खुलासा तो कर दिया, लेकिन जिस तरह से दंगे की आड़ में कातिलों ने अपने दुश्मन को ठिकाने लगाया और कत्ल की साजिश को दंगे की वारदात से जोड़ने की कोशिश की, उस शातिर दिमागी ने खुद हल्द्वानी पुलिस को भी हैरान कर दिया। उधर बिहार के आरा में प्रकाश के घर जब उसकी मौत की खबर पहुंची तो पूरे परिवार के लिए इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया और वजह तो और भी हैरान करने वाली थी। जो अभियुक्त हमारा कांस्टेबल उसका साला, एक इसका दोस्त, इसकी बीवी और एक इसके साले का दोस्त, ये 5 लोग शामिल है। 4 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसकी बीवी जो है अभी फरार चल रही, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी अभियुक्तों के कब्जे से जिस पिस्टल से गोली मारकर हत्या की गई है वो पिस्टल बरामद कर ली गई है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को तब हिंसा भड़क उठी थी जब शासन के आदेश पर पुलिस और लोकल बॉडी की एक टीम नाजायज मदरसे को तोड़ने पहुंची थी। इस कार्रवाई के दौरान लोग पथराव और आगजनी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और तो और सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद से अब तक पूरे इलाके में इंटरनेट सर्विसेज पर भी रोक लगी है और पुलिस ने दंगों के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे के खिलाफ जहां फिलहाल लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है, वहीं वो अब तक 47 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 3 एफआईआर हुई है, उनमें से 2 एफआईआर में
एक FIR जिसमें हमारी सरकारी गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी FIR जिसमें नगर निगम के द्वारा दी गई थी, जिसमें उनकी कर्मचारी का हमला हुआ और उनकी कुछ सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। इन दोनों मामलों में आज हमने 5 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही खास बात ये भी है कि इस मुकदमे में वांछित और जिनके कुर्की के वारंट निकले हुए हैं आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोइद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। बिहार के आरा से सोनू सिंह और हल्द्वानी से राहुल सिंह दरमुवाल के साथ लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, आज तक।